या सो टुडे इज़ डे 7. फाइनली वी आर फिनिशिंग 1 वीक. कम से कम एक हफ्ता तो मैंने बना नहीं ठीक से, वो बात अलग है, पर ट्राई तो किया. तो आज एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है. और अभी क्या है, वीडियो में बनाने लगती तो फिर मैं कपड़े नहीं वो कर पाती अपने, है ना. तो आज मैंने ये सोचा है कि आई विल बी डूइंग इट वाइल सॉर्टिंग माई क्लोथ्स, है ना. मेरे को हर 2-3 महीने में ये काम करना पड़ता है. आई थिंक दिस शुड गो इन टू वॉश. कितने लोग ऐसे चेक करते हैं? ये तो वॉश में जाना चाहिए. ये पूरा कपड़ों का पहाड़ है, इस पूरे को अभी सॉर्ट करना है मेरे को, है ना. दिस वन इज़ गुड. तो पहले तो ये मतलब सेक्शन वाइज बनेंगे, सूट में कौन जाएगा, किस में क्या जाएगा. तो ये तो कोई कपड़ों की बात, ये मैं करते रहूँगी. मैंने सोचा कि इसी बहाने, हाँ, मैं चेक करते रह रही हूँ कि सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा. तो मैंने सोचा इसी बहाने ना क्या होगा, कपड़े भी सिमट जाएंगे और वीडियो भी बन जाएगा. खड़े में नहीं हो पाऊँगी, खड़े होते ही ना वो अजीब सा हो रहा है वो, है ना. और शक्ल वकल नहीं दिख रही है, और शक्ल दिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे अच्छी हो या ख़राब हो. और जो मेरी बिल्ली है उसने हिला दिया है थोड़ा सा ट्राइपॉड, बट दैट्स ओके. सो या आई विल जस्ट कीप पुटिंग इट ओवर हियर, धीरे धीरे. इसके बाद में ये तो पेटीकोट है साड़ी का. हाँ, तो आज हम किस बारे में बात करें? आज हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में. कितने कपड़े ज़रूरी हैं, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही सुपरफिशियल सा टॉपिक है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना. तो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं. क्या बात करें यार, किसके बारे में बात करें? अभी तो कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है, तो बस मेरे को कपड़े ही वो समेटते हुए आप देखो, है ना. ये दुपट्टे हैं. और अब मेरा वीडियो थोड़ा सा हिला हुआ दिखेगा क्योंकि नीचे जो मेरी बिल्ली है वो ट्राइपॉड को एकदम हिलाई जा रही है. ए भाग, उसके ऊपर मेरे को लेजिट चिल्लाना पड़, खा रही थी भाई वो उसकी डंडी को. बिल्ली आर क्रेजी एट माई हाउस, दे आर लाइक रियली रियली क्रेजी. मुझे लगा था कि कपड़े समेटते समेटते कोई ना कोई टॉपिक तो मेरे को आ ही जाएगा, अभी तक तो नहीं आया है. सो अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आई डोंट नो इफ़ इट्स द राइट थिंग टू डू और नॉट. सही है या गलत है. पैसे जिस चीज़ से मिल रहे हैं और किसी का तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, है ना. मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा यार, मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ. तो यार मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का राइट पर्पज़ अगर सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, दैट इज़ माई थिंकिंग. अगर आप जो समाज में चल रही प्रथाएं हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन्हें मानते जा रहे हो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, आपको डर है कि आपके पेरेंट्स सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, देन आई थिंक आप कितनी ही बढ़िया एजुकेशन ले लो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है. दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है ना कि तुमने एक अच्छी डिग्री ले ली, अच्छे खासे मार्क्स लेके आ गए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद में एक अच्छी जगह से कॉलेज से पढ़ाई कर ली, डिग्री बढ़िया से ले ली, एक बढ़िया सी जॉब में लग गए, बट देन यू डोंट हैव द गट्स टू स्पीक अगेंस्ट जो भी तुम्हें गलत लगता है. अगर तुम बोल नहीं रहे ना, हम सेइंग कि रेवोल्यूशनरी ही बन जाओ, लेकिन कम से कम अगर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस भी तुम नहीं ले पा रहे हो, अगर तुम अपने जीवन को भी बेहतर नहीं बना पा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम अपनी पसंद से अपना पार्टनर भी नहीं चूज़ कर पा रहे हो, इफ़ यू वांट टू, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अरेंज मैरिज सेटअप में जा सकते हैं. बट इफ़ यू वांट कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ करें, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा एक कॉर्पोरेट जॉब या एक ऐसा जॉब. कॉर्पोरेट जॉब करने में देखो कोई बुराई नहीं, आपको करना चाहिए इफ़ यू लव व्हाट यू डूइंग, और if it is bearable to you. I'm not even saying about love, but if you loathe your job, if you hate your job and you have to do it because there is no other option, मजबूरी है, तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो उन मजबूरियों को ख़त्म करती है.
शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपलिफ्ट करती है, जो आपको आप जो करना चाहते हो वो करने का साहस प्रदान करती है। क्या हिंदी बोल रही हूँ मैं। अगर वो साहस आप में नहीं आ रहा है ना, तो यानी कि आपकी शिक्षा आपको अपलिफ्ट करने में नाकामयाब रही है। तो मेरा हमेशा से यही मानना था, और ये सोच मेरी डेवलप हुई जब मैं 21 साल की थी। तो मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद, है ना, उससे पहले तक मैं एकदम पेरेंट्स की पेट और बहुत ही अच्छी लड़की, वैसा सा मेरा सिनेरियो था। ये मैंने पहले भी बोला होगा। अच्छी लड़की मतलब मेरी खुद की सोच विकसित नहीं हुई थी, है ना, मतलब मैं रिवॉल्यूशनरी, जैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं बचपन से ही हूँ। रेबेल तो नहीं, लेकिन आवाज़ उठाना, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें मुझे गलत लगती हैं, उसमें ना मैं बड़ा छोटा देखना, ना ये देखना कि शुड आई स्पीक और शुड आई नॉट स्पीक। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज़ दैट आई रियली केयर अबाउट, आई डीपली केयर अबाउट, है ना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोचिंग हो, या कोई सा भी जगह हो। लेकिन तब तक जैसे बचपन में मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था। जैसे हाँ, थोड़ा 6th क्लास में सपने देख लिया करती थी कि खुद का स्कूल वगैरह खोलना है और वो सब, बट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं था। जो घर वाले चाहते थे वही मैं कर रही थी। तो ये मेरे में आया 21 साल की उम्र में कि भाई मेरे को जीवन मेरे हिसाब से जीना है, डिसीजंस मैं मेरी लाइफ के तो मेरे हिसाब से लूँगी। उसके पीछे का थॉट प्रोसेस बस ये था कि आई डिड नॉट वांट टू प्ले दैट गेम कि यार मेरी मजबूरी थी, यार माँ बाप नहीं मानेंगे, यार समाज क्या बोलेगा, यार बहुत रिस्की है ये सब कुछ करना। तो आई वाज लाइक कि आई विल प्ले बाय माई ओन रूल्स, दिस इज़ माई गेम, है ना, मेरी लाइफ है। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो मैंने जो करना है उसके लिए मैं फ़ाइट करूँगी, है ना। तो मैं फ़ाइट मारूँगी, मैं एफ़र्ट्स डालूँगी, और फिर मैंने एफ़र्ट्स डाले भी। जैसे कि मैं जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, वहाँ का प्लेसमेंट रेशियो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट हर किसी का प्लेसमेंट हो जाता है। I'm not saying कि बहुत ही बढ़िया पैसे मिल जाते हैं, बट फ्रॉम द रेंज, इन अ डिसेंट रेंज आपका प्लेसमेंट हो जाता है। आई डिड नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स बिकॉज आई डेंट फील लाइक आई वॉन्ट टू डू अ जॉब एट द एज ऑफ 21। मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे गेट की परीक्षा देनी है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे एमटेक करना है। तो उसके लिए फिर मैंने प्लेसमेंट्स में मैं नहीं बैठी। अ बिग रिस्क, ऐसा लोगों को लगता था, बट मेरे लिए तो मैं सही कर रही थी ना। जिस रास्ते जाना ही नहीं है उस रास्ते के बारे में सोचना भी क्यों है। उसके बाद फिर 1 साल का ड्रॉप मुझे लेना पड़ा, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ फाइनल ईयर में गेट की रैंक अच्छी नहीं आई थी। 1794 मेरी रैंक थी, कुछ 48 मार्क्स थे, जिसमें शायद कुछ बढ़िया सा कॉलेज मिलता नहीं, है ना, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है, तो इतने मार्क्स में कुछ मिलना नहीं था। तो आई टुक अ ड्रॉप ईयर, है ना। तभी मेरे दोस्तों ने बोला था कि तुम कोडिंग वोडिंग में बढ़िया हो, 2-3 महीना तुम प्लेसमेंट्स की तैयारी कर लो, यू विल गेट अ गुड जॉब, वाई आर वेस्टिंग 1 ईयर। क्योंकि वो जो पाथ है वो थोड़ा मुश्किल सा है। सेम मेरे पेरेंट्स का भी यही मानना था कि भाई हमने तुमको भेजा ही पुणे इसलिए था कि तुम्हारा प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। ऐसे कॉलेज में भेजा था जहाँ हर किसी का प्लेसमेंट हो जाता है, वहाँ से तुम अनप्लेस्ड आ रही हो। वेल, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली अनप्लेस्ड। मेरा TCS में सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने मुझे ले लिया था, बट आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन जॉइनिंग एनी कंपनी। तो आई वॉज नॉट इवन कीन ऑन जॉइनिंग TCS। तो ड्रॉप मैंने लिया। ड्रॉप करने के बाद में मेरी गेट में रैंक आई 207, और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, है ना। तो वो मेरा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म भर देते थे। आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग दैट, क्योंकि मेरे को एमटेक करना था। और तभी मुझे रियलाइज हुआ आई वांट टू बी अ टीचर। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय टीचर्स, लाइक दे आर माई रोल मॉडल्स, दे आर माई हीरोज। आई हैड अ क्रश ऑन एवरी सिंगल टीचर, not in the form of physical looks or appearance, no, just on the basis of how much information they have, how much knowledge they have, and I want to be one of them, है ना। तो रैंक आने के बाद में तो बाकी तो हुआ भी नहीं था मेरा। इसरो में 1-2 मार्क्स में कट ऑफ में रह गए, उसके बाद में DRDO में भी नहीं हुआ। BARC में मेरा हो गया था, आई वॉज सेलेक्टेड, बट आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज 22। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी अगर मैं चली जाऊँगी कि जॉब करना है और ये सब कुछ करना है, तो आई विल गेट ट्रैप्ड, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट ट्रैप्ड। ये थिंकिंग मेरा चल रहा था। उसके अलावा गेट के बाद फिर सारे IIT के अलग से इंटरव्यू आपको देने पड़ते हैं, कुछ जगह डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाते हैं। तो IIT कानपुर में मैंने इंटरव्यू दिया था, IIT दिल्ली में दिया था, IIT बॉम्बे में डायरेक्टली, बिकॉज मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे बहुत बढ़िया ब्रांच नहीं मिली थी। आई वाज गेटिंग कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिकल में,
but I wanted microelectronics and VLSI design or solid state physics, what you call it, one of the toughest branches. So I wanted that. और उसमें बढ़िया प्लेसमेंट होता है ना. इट्स लाइक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल, यही दो चीज़ें हैं जिनमें बढ़िया प्लेसमेंट तुम्हारे इंडिया में हो जाते हैं. तो आई चोज़ दैट ब्रांच. तो उसके लिए फिर IIT बॉम्बे में एमटेक में दो तरीके के एमटेक होते हैं, TA और RA. TA में क्या होता है, 2 साल का होता है एंड यू आर टीचर्स असिस्टेंट. तो बेसिकली जो भी तुम्हारे प्रोफेसर्स रहेंगे यू आर असिस्टिंग देम. तो कॉपीज़ करेक्ट करने में, लैब्स तो नहीं, हाँ कॉपीज़ करेक्ट करने में, असाइनमेंट्स बनाने में, होमवर्क बनाने में, टेस्ट तो खैर टीचर्स ही बनाते हैं, लेकिन क्लासेस में क्रिप सेशन कंडक्ट करने में, क्रिप सेशन यानी कि अगर कोई डाउट है तो है ना, ये सब में वो हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ टीचर्स असिस्टेंट. और इसी का उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है और साथ में उनका एमटेक होता है 2 साल का. नेक्स्ट इज़ RA. बाकी जगह ये फैसिलिटी नहीं है. इट इज़ ओनली IIT बॉम्बे एंड ओनली सम ब्रांचेस. इलेक्ट्रिकल में तो है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट अदर ब्रांचेस. सो RA में क्या होता है, इट्स रिसर्च असिस्टेंट. सो यू आर असिस्टिंग इन द रिसर्च. अब उसमें भी 2 तरह के असिस्टेंट्स होते हैं. वन इज़ लैब RA एंड द अदर वन इज़ प्रोजेक्ट RA. तो लैब असिस्टेंट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द लैब्स, है ना. लैब्स में वो जो स्टूडेंट्स हैं बीटेक वाले, उनको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाना हो गया, या सेशन कंडक्ट करवाना हो गया, या लैब में बैठना हो गया, जो मैनेजरियल काम है वो संभालना हो गया. दे डू ऑल ऑफ दैट, है ना. लैब के जितने भी काम हैं तो दे डू दैट. 3 साल का ये एमटेक होता है. 3 साल में आपको 11 कोर्सेज करने होते हैं. आई थिंक 5 या 6 कंपलसरी होते हैं, बाकी के इलेक्टिव्स होते हैं. सो एंड थर्ड इज़ प्रोजेक्ट RA. प्रोजेक्ट RA इज़ प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट, है ना. तो ये क्या करते हैं, यू नो लाइक ऑल दी कॉलेजेस, आई एम नॉट सेइंग ऑल दी कॉलेजेस, बट IIT बॉम्बे में जितने भी प्रोफेसर्स हैं दे आर नॉट देयर टू टीच, दे आर फॉर रिसर्च, है ना. और अगर आप देखोगे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जितने भी तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं, दे टीच क्लासेस बट दे मेजर फोकस इज़ ऑन रिसर्च, है ना. तो यहाँ पर भी वही सीन है. तो दे हैव प्रोजेक्ट्स लाइक R&D प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और दे हैव टाई अप्स फ्रॉम द कंपनीज वेयर दे आर डूइंग द R&D की कुछ हो सकता है क्या, उसी में PhD वगैरह भी होता है. सो यू आर असिस्टिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. सो यू आर वर्किंग, यू आर हेल्पिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट इफ समथिंग कैन बी डन और नॉट. वो भी 3 साल का कोर्स होता है. अभी देखो, प्रोजेक्ट करना सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे आप TA हो, चाहे आप RA हो, लैब RA हो या प्रोजेक्ट RA हो. अब क्या है, TA में यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव टू असिस्ट द टीचर्स. लैब RA में भी यू हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि लैब का पूरा ध्यान वगैरह रखना है. प्रोजेक्ट RA का फ़ायदा क्या होता है, प्रोजेक्ट तुमने करना है ना. और दूसरा ये है कि जो TA या RA हैं वो मेजर फोकस, लैब RA वो मेजर फोकस प्रोजेक्ट में देना शुरू करते हैं सेकेंड ईयर से. फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. प्रोजेक्ट RA डे 1 से प्रोजेक्ट पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे आर प्रोजेक्ट RA, दे हैव टू असिस्ट इन द प्रोजेक्ट. और वही जो प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं वही उनका थीसिस का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा. सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग पेड फॉर द वेरी बेसिक थिंग जो तुम वहाँ पे करने गए हो, है ना. तो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू PhD और इफ़ यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च, प्रोजेक्ट RA इज़ द बेस्ट थिंग, है ना. क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, प्रोजेक्ट पे काम करने के ही आपको पैसे मिल रहे हैं. और वो थोड़ा चिल भी होता है बिकॉज लैब RA वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, वो कोर्सेज भी कर रहे हैं, साथ में वो लैब भी मैनेज कर रहे हैं. टीचर्स RA, टीचर्स असिस्टेंट्स, TAs जो होते हैं वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं. एक तो उनका बहुत हेक्टिक होता है, इट्स जस्ट अ 2-year कोर्स. सो लाइक द क्रेडिट्स, द नंबर ऑफ कोर्सेज, एवरीथिंग इज सेम. TA में वो 2 साल का होता है, RA में वो 3 साल का होता है. तो जो काम हम 3 साल में करें दे हैव टू क्रंच इन इनटू 2 years. सो इट्स लाइक हेल्प फॉर देम, इट्स लाइक वेरी वेरी हेक्टिक, है ना. लेकिन हाँ, वो डायरेक्ट एडमिशन होता है TA का, जिनकी बहुत बढ़िया रैंक आती है दे गो इनटू TA शिप. RA का कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है. फॉर RA एवरीबडी हैज़ टू गिव इंटरव्यू, इवन इफ यू आर AIR 1 एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू RA यू हैव टू गिव द इंटरव्यू. TA तुम्हारा डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें. तो या दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग देयर. बट व्हेन आई वेंट देयर एट IIT बॉम्बे आई रियलाइज्ड, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया. तो अभी हुआ क्या था, गेट का एग्ज़ाम देने के बाद में BARC के इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया, IIT दिल्ली में भी हो गया, IIT कानपुर में भी हो गया. IIT बॉम्बे में भी मेरा TA में हुआ था, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग में, बिकॉज माई रैंक वॉज नॉट दैट गुड. तो मुझे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन नहीं मिल रहा था. बट थ्रू RA आई कुड गेट इट एंड आई डिड गेट इट, है ना. और प्रोबेबली आई वाज द हाईएस्ट रैंक RA में, क्योंकि थोड़े कम रैंक वाले ही RA में जाते हैं. जिन्हें कुछ नहीं मिलता दे ट्राई फॉर इट, है ना. कुछ नहीं मिलता एज इन इफ़ यू आर हैविंग रैंक ऑफ. और ये बात मुझे फर्स्ट ईयर नहीं पता थी. 1794 मेरा फर्स्ट ईयर भी, आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट RA बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट, है ना. तो 1 साल खैर पढ़ाई कर ली, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर ली.
उसके बाद में वहाँ पे जो मैं कोर्सेज़ ले रही थी, इवन दोज कोर्सेज़ आई वॉज टेकिंग दी टफेस्ट कोर्सेज, क्वांटम फिजिक्स वगैरह के जो कुछ पल्ले नहीं पड़ते थे मेरे. एनीवेज आई फिनिश्ड माई एमटेक ओवर देयर. आई वॉज डूइंग प्रोजेक्ट एंड आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. अब मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, नॉट हाँ तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था. सो आई वेंचर इन टू एक्टिंग एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इशूज़, है ना. बहुत डिप्रेशन वगैरह मेरे को था उस टाइम पे, एंगजाइटी वगैरह होती थी. इफ़ आई वुड स्टार्ट क्राइंग आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग फॉर सेवरल आवर्स. मतलब ऐसा होता था कि आज रोना शुरू किया है तो पूरी रात निकल जाएगी. अभी सोना शुरू किया, जैसे मान लो रात के 10 बज रहे हैं, मैंने अभी 10 बजे रोना शुरू किया, सोना नहीं रोना, तो सुबह के 5 बजे तक मैं रोई जा रही हूँ. आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप. तो मेरा इतना थोड़ा सा दिक्कत हो गया था. तो आई वाज लाइक कि तो उस टाइम पे ना मुझे पढ़ाई से और मशीन से और टेक्नोलॉजी से ना थोड़ी सी नफरत सी होने लगी. नफरत नहीं, बट मेरा ऐसा हो गया था कि व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ आई कैन नॉट कंट्रोल माई ओन इमोशंस, इफ़ आई डो नॉट नो माई सेल्फ. जैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना. बोल रहे हैं कि इतना काम करेंगे और कुछ कर नहीं रहे हैं. या फिर in any way you cannot trust yourself because your thinking, your words and your actions, they all are going in different directions. They are not into one direction, है ना. तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. तो मेरा ऐसा हो गया था कि इन मशीनों के बारे में जान के मैं क्या करूँ जब मैं खुद के बारे में ही नहीं जान रही हूँ. तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ. बुक्स पढ़ना हो गया, पोलो कोलो की बुक्स पढ़ी, डैन ब्राउन की बुक्स पढ़ी, जो मुझे बोल देता था वो करा, है ना. आई ट्राई डिफरेंट वेज टू बी हैप्पी एंड देन नथिंग वॉज वर्किंग आउट. सो आई वेंट टू विपासना ऑल्सो एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग फॉर द वेरी सेम रीज़न. बिकॉज एक्टिंग में भी यही होता है कि यू नो यू गेट टू नो योर सेल्फ बिकॉज यू आर लर्निंग हाउ टू प्ले योर इमोशंस और हाउ टू understand your emotions. So I just wanted to understand myself. I just wanted to have these, like उस टाइम पे तो मैंने ये सोचा भी नहीं था. I want to have these 3 things in coherence या फिर working in the same direction. But I had lost trust on myself. मेरा ऐसा लगता था कि मैं कुछ बोलूँगी तो मैं शायद वो करूँगी ही नहीं, है ना. तो जब एक्टिंग में मैं जाने लगी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले शुरू में तो बस अच्छी लगती थी इसलिए मैं गई थी. आई डिड नॉट गो देयर फॉर एनीथिंग एल्स. बट वहाँ पे मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, एक्टर प्रिपेयर्स, और लोगों से बात करना शुरू किया. और फिर उसमें मैं थोड़ा अंदर घुसते चले गई. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई एक्टिंग स्किल्स. सो टू इम्प्रूव माई एक्टिंग स्किल्स व्हाट डिड आई डू. ये जो लड़की है ना मेरी बिल्ली, ये बहुत ज़्यादा ही अभी हरकतें कर रही है, पूरा का पूरा ट्राइपॉड ही हिला दे रही है. Anyway, so yeah, coming back to the topic. तो हाँ, मैंने एक्टिंग करना शुरू किया. फिर ऐसा लगा कि थोड़ा और डीप में जाना चाहिए, थोड़ा और सीखना चाहिए. तो उसके लिए और थोड़े प्लेस किए और उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी पीछे से छूटती चली गई, है ना. तो एक तो इंटरेस्ट थोड़ा एक वैसे ही कम आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है. अब ऊपर से कुछ और मिल गया था टू मैनेज माई टाइम. बट मुझे एक चीज़ लगती थी कि जब मेरे प्लेज वगैरह खत्म होते थे, आई कुड गो बैक टू लैब एंड वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट इवन इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड इफ आई एम स्ट्रगलिंग एट इट और आई हैड माई स्टडीज़. क्योंकि बाकी जो बच्चे थे उनका ऐसा हो जाता है कि अब प्लेज खत्म हो गए, अब क्या करें, है ना. तो आई रियलाइज दैट आई लाइक टू बी बिजी. आई एम अ वर्कोहॉलिक. आई लाइक टू वर्क कंटिन्यूसली, अदरवाइज आई गेट बोर्ड. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज. ना उससे पहले मुझे लगता था मैं बहुत लेज़ी हूँ. और मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी बोला है कि मुझे बहुत कंटाला आता है. मुझे जो कंटाला आता है वो पता है किन चीज़ों में आता है. जैसे खुद का ग्रूमिंग करना हो गया, बाल बनाना हो गया, फेस वॉश वगैरह करना हो गया, मेकअप वगैरह करना हो गया, या शरीर की देखभाल करना हो गया, या फिर घर के कामकाज. उसमें मुझे बहुत कंटाला आता है. बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल वर्क आई लव इट. उसके बिना मैं परेशान हो जाती हूँ कि मुझे मेंटल वर्क करने को क्यों नहीं मिल रहे हैं. तो देयर आई थिंक आई एम हार्ड वर्किंग, है ना. दैट इज़ वाई आई चोज दिस फील्ड. तो मेरा जो ड्रीम था वो था टीचर बनने का. जैसे मैंने बताया कि आई यूज़ टू गेट फैसिनेटेड बाय टीचर्स. तो मेरा यही था कि आई वांट टू वर्क इन अ कोचिंग सेंटर. और ये था कि अगर IIT का टैग नहीं होगा तो इतना सीरियसली कोई लेगा नहीं, है ना. इतना ज़्यादा नॉलेजेबल कोई समझेगा नहीं. सो दैट वाज द एंटायर रीज़न दैट आई गॉट इनटू एमटेक. एंड वहाँ पे आई वांटेड टू डू PhD ऑल्सो, क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि मुझे हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई करनी, जानना है कि कितने लेवल तक हम जा सकते हैं और कितना है जो हम नहीं जान रहे हैं. बट देन माई मेंटल हेल्थ वॉज नॉट अलाउइंग. तो PhD तो आई स्टिल वांटेड टू डू इट. बट मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था. मेरे पास मोटिवेशन सिर्फ इतना था दैट आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. आई वांट टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस. I just do not want to keep crying the entire night.
तो एक्टिंग करना शुरू किया, प्रोजेक्ट थोड़ा सा पीछे छूट गया। एंड भाई जो टर्मोइल होता था, क्योंकि होता क्या था, किसी से भी मिलो, अभी यार तुम देखो, बचपन से मैथ साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मैथ्स में अच्छी थी, बचपन से मैं वही पढ़ाई कर रही हूँ। 11वीं 12वीं जेई के लिए प्रिपेयर किया, नहीं हुआ सिलेक्शन जेई एडवांस्ड में, आजकल के जेई एडवांस में, जेई मीन्स AIEEE में हो गया था, तो नॉर्मल कॉलेज AIT से इंजीनियरिंग किया। वहाँ पे इंजीनियरिंग में भी बहुत मैंने मेहनत, मतलब ऐसा है कि मैं खाली नहीं बैठती थी, जैसा मैंने बताया ना, मैं खाली नहीं बैठती थी भाई। बाकी लोग ना सिर्फ कॉलेज करते थे और मस्ती करते थे, मैं कॉलेज के साथ इंटर्नशिप्स, कोडिंग, क्योंकि मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स, बट मेरा ये था कि नहीं, कोडिंग इज़ एसेंशियल, तो मैं सी सीख रही हूँ, जावा सीख रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर सीख रही हूँ, इंटर्नशिप्स कर रही हूँ, BSNL में इंटर्नशिप कर रही हूँ, वर्लपूल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। फिर 3rd ईयर से गेट की कोचिंग मैंने लगा ली थी, तो मैं गेट की कोचिंग भी जा रही हूँ। मतलब आई वॉज बिजी दी एंटायर डे। मंडे बस इकलौता ऐसा दिन होता था जब मैं 4 बजे फ्री हो जाती थी आफ्टर माई कॉलेज। ट्यूसडे मैं जाती थी, वो ट्यूसडे वाला जो इंटर्नशिप है वो तो कॉलेज ने लगवा के दिया था, वो महाराष्ट्र का ही कुछ एक था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि जो कॉलेज के टॉपर्स हैं दे कैन गो फॉर द इंटर्नशिप। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग हियर एंड वी आर अपलोडिंग इट ऑन द इंटरनेट, और सो हाउ इंटरनेट वर्क्स और हाउ फ़ोन लाइन्स वर्क, हाउ सैटेलाइट्स वर्क, ये सब उसमें था। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए उन्होंने वो शुरू किया था। उसके बाद एक चीज़, ऑफ टॉपिक में जा रही हूँ यार, ये मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। मेरे ना सारे नाड़े ढीले हो गए, मतलब जितने भी पैंट्स वगैरह जिनमें भी इलास्टिक होता है, दे ऑल आर ढीला। ये वॉशिंग मशीन में धोने की वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा थियरी है। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं होता था। अभी मेरे सारे पैंट्स एकदम ऐसे ढीले ढीले हो जा रहे हैं यार, सबका इलास्टिक लूज हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्यूसडे में वो इंटर्नशिप करी थी इंजीनियरिंग में, 2011-2015 की मैं बात कर रही हूँ, 3rd ईयर में, जब मैं थी 3rd ईयर 4th ईयर। फिर वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आई वुड गो फॉर माई जावा एंड कोडिंग क्लासेस, वो मैंने अलग से लगाई थे, तो वो वहाँ पे मैं जाती थी। वेंसडे, आई थिंक वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 डेज़ और 2 डेज़, आई एम नॉट श्योर वेंसडे एंड फ्राइडे था या वेंसडे एंड थर्सडे था। उसके बाद में सैटरडेज़ को होता था गेट का कोचिंग 4 to 8 इन द इवनिंग, है ना, वो कॉलेज के बाद होता था क्योंकि हमारा हाफ डे होता था, तो दैट वाज मैनेजेबल। और संडे को होता था सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। तो मतलब दिन का ऐसा कोई डे नहीं था जहाँ पे मैं फ्री हूँ और मैं चिल कर रही हूँ। और फाइनल ईयर में लाइक आफ्टर प्लेसमेंट्स एवरीबडी वाज चिलिंग, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, है ना। एनीवेज, तो उसमें भी रैंक थोड़ी ठीक नहीं आई थी। नेक्स्ट साल आ गई ठीक ठाक रैंक इतनी बढ़िया नहीं थी क्योंकि पढ़ाई मैंने इतना बढ़िया से नहीं की थी। बट मेरा हमेशा ऐसा यह रहा है कि मेरा ना मार्क्स के ऊपर थोड़ा कम फोकस रहा है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहा है। इनफैक्ट बचपन से मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स को, कुछ लोगों को तो ये शिकायत रही है कि ये पढ़ती कब, इसके बिना पढ़े नंबर कैसे आ जाते हैं। और कुछ लोगों को ये शिकायत रही है कि भाई जितना इसमें पोटेंशियल है ये पढ़ेगी, क्योंकि ये पढ़ती नहीं है इसलिए इसको इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं कि ये टॉप नहीं करती है। अगर ये उतना पढ़ेगी तो शी कैन ईजिली टॉप। बट मेरा होता था कि मुझे वो टॉपर बनना ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज लेज़ी इन दैट वेज, है ना, कि मार्क्स वगैरह के पीछे इतना नहीं है। मेरा बस ये होता था कि मुझे समझ में आ गया, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई एम हैप्पी अबाउट इट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरा कोई मोटिवेशन ही नहीं होता था कि इतने परसेंटेज लेके आना। बस एक मैं डिसेंट इनफ परसेंटेज देख लेती थी कि जिसको इंटेलिजेंट माना जाता है। जैसे वो पुणे यूनिवर्सिटी में बोलते थे 70% से ऊपर, 66% इज़ योर फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, 70% से ऊपर अच्छा परसेंटेज है। तो मेरा होगा कि बस आई विल डू इनफ कि मेरे 70% से ऊपर मार्क्स आ जाए। आई नॉट बी लाइक 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, 86% आ रहे हैं, वो सब नहीं करती थी मैं, है ना। स्कूल में भी ये था कि अच्छा ठीक है, 10th में से बोलते थे 90% इज़ अ गुड इनफ परसेंटेज, तो आई स्टडीड इनफ कि 90% के ऊपर मार्क्स आ जाएँ। ऐसे नहीं कि 99% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, उतना एफर्ट्स मैं थोड़े कम ही लेती हूँ। तो यहाँ पे भी यही था। बट क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे इसलिए हर जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। जितने भी इंटरव्यूज़ थे, आई क्रैक्ड ऑल द इंटरव्यूज़ एक्सेप्ट फॉर IISc बैंगलोर, बिकॉज देयर आई वाज टू नर्वस। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे आते हुए मैंने चीज़ें नहीं बोली, तो इसलिए फिर वहाँ पे तो सिलेक्शन नहीं होना था। बाकी सब जगह मैंने इंटरव्यू दिया और सब जगह मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, बिकॉज माई कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर। मेरे से बढ़िया बढ़िया रैंक्स थे जिनके सिलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि मे बी रैंक्स आ गई होंगी बट कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा झोल होगा।
एंड आई वांटेड टू डू पीएचडी। तो अब मैंने पहले तो घर वालों से इस बात के लिए लड़ाई करी कि मेरे को एमटेक कर रहे हैं, उनका कहता है टीसीएस ज्वाइन कर लो या फिर बीएआरसी में गए तो वो ज्वाइन कर लो, हमको 2 साल में तुम्हारी शादी करनी है, 24 साल की उम्र में मैं राजस्थान से आती हूँ, तो वहाँ पे उनका ये होता है कि हम जल्दी शादी करवा देंगे, है ना। अभी क्या है, मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। और ये कपड़े भाई कितने सारे कपड़े हैं, मैं वीडियो बनाऊँगी तो मुझे लग रहा है 1 घंटे का वीडियो बन जाना है। सो आई कीप कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस। आज के लिए बस इतना ही था। तो ये हुआ कि मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया उसके फॉर अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एंड माई इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। बस इतना ही मैंने बताना था कि 21 साल की उम्र में आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ, कि मेरी लाइफ के जितने डिसीजन है वो मैं लूँगी, मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूँगी कि मुझे उस वक्त क्या सही लग रहा है, इस हिसाब से नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है या दुनिया को क्या सही लग रहा है या पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए क्या एक्सेप्टेबल है। सो बाकी की स्टोरी तो पहला तो यही था कि गेट की तैयारी करना, कमिंग फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ पे हर कोई प्लेसमेंट्स सबको मिल जाते हैं, तो नोबडी प्रिपेयर्स फॉर गेट, है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो गेट के लिए ड्रॉप लेते हैं। राजस्थान में इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस, हर कोई लेता है क्योंकि प्लेसमेंट्स इतने ईजिली होते नहीं हैं। तो मेरे पेरेंट्स का यही था कि भाई तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाना चाहिए था, फिर तुम्हें और जयपुर के कॉलेजेस में फ़र्क क्या रहेगा, हमने तुम्हें भेजा ही बाहर इसलिए था सो दैट यू विल ईजिली गेट प्लेस। और मेरे मम्मी को ये लगता था कि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ये उनका एनालिसिस था मेरे बारे में, इसीलिए उन्होंने मुझे बायो नहीं दिलवाया था 11th में। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट बायो मुझे पसंद भी नहीं था, इसलिए भी नहीं दिलवाया था। बट हर एनालिसिस वॉज शी इज़ नॉट गुड एट शी इज़ गुड एट स्टडीज़ बट शी कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, शी इज़ नॉट वर्कोहॉलिक, शी इज़ नॉट समबडी जो 6, 8, 10 घंटे पढ़ाई करेगी या मेहनत कर सकती है। इसको ना एकदम चिल रहना पसंद है। तो उनका ये था कि भाई तुम 4 साल पढ़ाई करो, जॉब करो, जीवन में फिर तुमको कभी किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी। व्हेन आई शेयर्ड माई प्लान कि भाई मेरे को एमटेक भी करना है, पीएचडी भी करना है, अभी भी मैं टीचिंग फील्ड में ही हूँ, तो उनका ये हो जाता है भाई फिर तुमको डॉक्टर ही में नहा देते, अगर हमें पता होता कि तुम 10-20 साल तक पढ़ने वाली हो, अभी भी तुम पढ़ाई कर रही हो, कितना पढ़ना है तुमको। अभी उनका ऐसा हो गया कि व्हेन विल यू स्टॉप लर्निंग, व्हेन विल यू स्टॉप learning new things or studying. But I love, that is my hobby. I love maths, I love studying, I love learning new things. I think that is what defines me, है ना। तो आगे की जो स्टोरी है कि एक्टिंग के बाद या एमटेक के बाद क्या हुआ, दैट विल कवर, क्योंकि अभी ना मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ। और ये कपड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, अगर मैं सारे कपड़े ख़त्म करने जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो या बाय बाय।